नमस्कार, मैं हूं आलोक यात्री और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा प्रोग्राम इंडिया डेली का खास शो शैतान। आज के इस संडे स्पेशल शो में हम करेंगे चर्चित मॉडल जेसिका लाल मर्डर की बात, जिसके कई अनसुलझे सवालों के जवाब जानने को लोग आज भी हैं बेताब। आइए देखते हैं देश के बहुचर्चित मर्डर की कुछ सुलझी कुछ अनसुलझी दास्तान। देश की राजधानी दिल्ली में 29 अप्रैल 1999 की रात आखिर हुआ क्या था, जहां एक जाने माने रेस्टोरेंट में जमा थी हाई प्रोफाइल हस्तियां, जहां शराब और शबाब का था पूरा इंतजाम। शराब परोसने वालों में शामिल था एक बड़ा नाम, देश की उभरती हुई मॉडल जेसिका लाल को सौंपा गया था मेहमानों को शराब परोसने का काम। पार्टी में अचानक ऐसा क्या हुआ था कि चली गई जेसिका की जान। आइए देखते हैं देश के चर्चित मर्डर की ये चौंकाने वाली दास्तान। ये कहानी है दिल्ली की जानी मानी मॉडल जेसिका लाल की। वही जेसिका लाल जिनकी हत्या सिर्फ इसलिए हुई क्योंकि उन्होंने एक रईसजादे को एक पैग शराब परोसने से इनकार कर दिया। वही जेसिका जिनके हत्याकांड पर 2011 में सुपरहिट फिल्म नो वन किल्ड जेसिका बनी थी। इस फिल्म का टाइटल ही जेसिका की कहानी बयां करता है। एक हाई प्रोफाइल क्लब में जब सैकड़ों लोगों के सामने जेसिका को गोली मारी गई, तो जेसिका को जिसने गोली मारी सबने देखा। जेसिका के साथ एग्जैक्टली क्या हुआ वो सबने देखा। लेकिन जब पूछताछ का मामला आया, जो 33 के 33 गवाहों ने अपना जो स्टेटमेंट था वो वापस ले लिया। 33 के 33 गवाहों ने ये बोला कि हमें नहीं पता किसने गोली मारी, हमें ये पता है जिसने गोली मारी शख्स ने वो वहाँ से भाग गया था, सीन से, क्रिमिनल सीन से, क्राइम सीन से वो भाग गया था, ये लोगों को पता है। लेकिन 33 के 33 लोगों से जब पूछा गया कि आपने उसकी शक्ल देखी, कि आपको मालूम है कौन है, तो उन्होंने बोला हमें नहीं मालूम कि वो शख्स कौन है। अगले दिन अखबार में खबर छपी, नो वन किल्ड जेसिका। ये लड़ाई लंबी चली, अदालत ने सभी को बरी कर दिया, लेकिन जेसिका की बहन सबरीना और देश की जनता ने हार नहीं मानी। आखिरकार 10 साल बाद जेसिका को इंसाफ मिला। कहा जाता है कि अगर जेसिका जिंदा होती तो बॉलीवुड फिल्मों का हिस्सा होती, लेकिन अफसोस ऐसा नहीं हो सका। 5 जनवरी 1965 को जेसिका लाल का जन्म नई दिल्ली में हुआ था, जिन्हें घर वाले प्यार से शोना बोलते थे। जेसिका लाल घर की बड़ी बेटी थी, जबकि सबरीना छोटी बेटी थी। बचपन से ही हीरोइन बनने का ख्वाब देखने वाली जेसिका लाल ने बहुत कम उम्र में ही मॉडलिंग की दुनिया में कदम रख दिया था। दिल्ली में मॉडलिंग करते करते जेसिका लाल ने अच्छी खासी पहचान बना ली थी। जब कभी भी जेसिका लाल को पैसों की जरूरत पड़ती, वो छोटा मोटा काम करके अच्छी कमाई कर लिया करती थी। मॉडलिंग की दुनिया में ही काम करते करते जेसिका लाल की मुलाकात मालिनी रमानी से हुई। मालिनी रमानी भी मॉडल थी,
जिनकी मां बीना रमानी का महरौली दिल्ली की कुतुब कोलोनेट हवेली में टैमरिंड कोर्ट नाम का रेस्टोरेंट था। मालिनी के पिता जॉर्ज मेलहॉट बड़े बिजनेसमैन थे। बीना रमानी हाई प्रोफाइल सोसाइटी का हिस्सा थी, जो कभी शोमैन राज कपूर को राखी बांधती थी और जीनत अमान जैसी कई बड़ी हस्तियां उनके फ्रेंड सर्कल का हिस्सा थी। मालिनी के पिता जॉर्ज मई 1999 में कनाडा शिफ्ट होने वाले थे, जिसके चलते उनकी मां ने 29 अप्रैल को एक हाई प्रोफाइल फेयरवेल पार्टी रखी थी। ऐसे में जब उनकी मां वीना को इस खास पार्टी के लिए एक सुंदर दिखने वाली बारटेंडर की जरूरत पड़ी, तो मालिनी ने जेसिका को इस काम का ऑफर दे दिया। जेसिका एक्स्ट्रा इनकम के लिए खुशी खुशी इस काम के लिए राजी हो गई। जेसिका सुबह अपनी बहन सबरीना के साथ घर से निकली। सबरीना ने उन्हें ड्रॉप किया। इस समय जेसिका ने उनसे कहा कि शाम को टैमरिंड आ जाना, दोनों मस्ती करेंगे। उस रोज जेसिका का दोस्त और मॉडल शयान मुंशी भी बार टेंडरिंग के काम के लिए उनके साथ आया था। 29 अप्रैल को टैमरिंड कोर्ट रेस्टोरेंट में रखी गई। उस पार्टी में जेसिका का काम हाई प्रोफाइल गेस्ट को शराब सर्व करने का था, जबकि उस रेस्टोरेंट के पास शराब का लाइसेंस तक नहीं था। वैसे तो नाम के लिए उस रोज टैमरिंड कोर्ट रेस्टोरेंट में प्राइवेट हाई प्रोफाइल पार्टी रखी गई, लेकिन कुछ गेस्ट ऐसे भी थे जो बिना इनविटेशन के वहां पहुंचे थे। बस शर्त ये थी कि उन्हें हाई प्रोफाइल होना चाहिए था। सिद्धार्थ शर्मा हरियाणा के मशहूर नेता विनोद शर्मा का बेटा है। विनोद शर्मा सांसद और केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं। उनका बेटा सिद्धार्थ उर्फ मनु पिता के पैसे और पावर से वाकिफ था। 29 मई को सिद्धार्थ को अपनी मां के साथ चंडीगढ़ निकलना था, लेकिन उसने चंडीगढ़ न जाकर दिल्ली में ही रुकने का फैसला किया। वो अपने दोस्तों के साथ न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी की एक कोठी में रुका हुआ था। सभी ने जमकर शराब पी और देर रात टैमरिंड कोर्ट रेस्टोरेंट पहुंचे। वैसे तो एक प्राइवेट पार्टी थी, लेकिन सिद्धार्थ फिर भी इसमें दाखिल हो गया। उसने बार टेंडर जेसिका लाल से शराब मांगी। पार्टी लगभग खत्म हो चुकी थी, तो जेसिका ने उसे शराब देने से इनकार कर दिया। ये देखकर उसने जेब से 1000 रुपए निकाले और जेसिका को देते हुए फिर शराब मांगी। जेसिका ने दोबारा भी इनकार कर दिया। के सामने बेइज्जती होती देख सिद्धार्थ ने अपनी 22 कैलिबर की पिस्तौल निकाल ली और उससे 3 हवाई फायर कर दिए। पार्टी में शोरगुल इस कदर था कि किसी को इसका पता ही नहीं चला। और उसके बाद सिद्धार्थ ने फिर से जेसिका से शराब मांगी, लेकिन हौसलों से मजबूत जेसिका ने गोली चलाए जाने के बावजूद शराब नहीं दी। तीसरी बार जैसे ही जेसिका ने इनकार किया, सिद्धार्थ ने जेसिका के सर पे गोली चला दी। जेसिका को गोली लगते ही गिर पड़ी, जिसे देखते ही उनके साथ मौजूद दोस्त शयान मुंशी ने जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। पार्टी में एकदम से सन्नाटा छा गया। खून से लथपथ जेसिका फर्श पर बेसुध पड़ी थी। ये देखकर रेस्टोरेंट के मालकिन बीना रमानी पहुंची और उन्होंने सिद्धार्थ से चिल्लाते हुए पूछा, तुम कौन हो? पार्टी में बंदूक लेकर कैसे आए? जवाब में उसने कहा, मैंने गोली नहीं चलाई। ये कहते ही वो अपने 3 दोस्तों के साथ भाग निकला। जेसिका को तुरंत अशोक अस्पताल ले जाया गया। वहां से जेसिका को अपोलो हॉस्पिटल रेफर किया गया। इस दौरान जेसिका की बहन सबरीना को कॉल कर इत्तला दी गई कि उनकी बहन को अस्पताल ले जाया गया है। कुछ देर बाद कॉल पर कहा गया कि जेसिका को गोली लगी है।
अपोलो हॉस्पिटल में डॉक्टर्स ने जेसिका को मृत घोषित कर दिया। जब इसकी खबर उनकी बहन सबरीना को मिली तो वो कुछ समझ ही नहीं सकी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। जेसिका की हत्या के बाद फरार हुआ गुनहगार। कत्ल से रमानी फैमिली की बढ़ गई मुश्किलात। हत्यारे ने हथियार को छिपाया, पैसे के दम पर हर गवाही को पलटवाया। कोर्ट ने सबूतों के अभाव में आरोपियों को कर दिया रिहा। अगले दिन अखबारों में छपी खबर, नो वन किल्ड जेसिका। इस हाई प्रोफाइल मर्डर केस ने सनसनी फैला दी। जेसिका पर गोली चलाने के बाद सिद्धार्थ शर्मा दोस्तों के साथ भाग गया और हत्या के लिए इस्तेमाल किए गए हथियार को महरौली में जमीन में गाड़ दिया और फिर सभी गाजियाबाद पहुंचे जहां विकास यादव का घर था। गाजियाबाद पहुंचने के बाद मनु शर्मा ने अपने एक दोस्त मनु झींगन से कहा कि वो छुपाई हुई पिस्तौल को निकाले और उसे डिस्ट्रॉय कर दे। इसके बाद मनु शर्मा और विकास यादव वहां से फरार हो गए। घटना की जानकारी मिलते ही दिल्ली पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू कर दी। पार्टी में मौजूद लगभग हर एक व्यक्ति का बयान लिया गया। पार्टी में मौजूद कुछ लोगों ने कहा कि उन्होंने सिद्धार्थ शर्मा को गोली चलाते और भागते देखा था। हमले के दौरान जेसिका का दोस्त उस वक्त उसके साथ ही मौजूद था और इस केस का अहम गवाह भी था। पुलिस ने जब पूछताछ शुरू की तो शयान मुंशी ने रिपोर्ट दर्ज होने के दौरान बयान दर्ज करवाया था। वो जिसका हत्याकांड केस में अहम चश्मदीद था। पुलिस बयान में उसने कहा कि सिद्धार्थ ने ही गोली मारी है। पुलिस ने उसके बयान को लिखकर उसके हस्ताक्षर भी लिए। जांच में मुख्य आरोपी सिद्धार्थ शर्मा और उसका परिवार फरार हो गया, जबकि उसके दो साथियों पर पुलिस ने शिकंजा कसा। आलोक खन्ना और अमरदीप को 4 मई को गिरफ्तार कर लिया गया। इसी दिन रेस्टोरेंट के मालिक बीना रमानी, पति जॉर्ज मेलहॉट और बेटी मालिनी की गिरफ्तारी हुई। उन पर आरोप थे कि उन्होंने बिना लाइसेंस रेस्टोरेंट में शराब रखी। साथ ही जेसिका की हत्या के बाद फर्श से खून के दाग साफ करवाए। इन आरोपों पर बीना रमानी ने एक टीवी शो में कहा, जिस वक्त गोलियां चली मैंने आवाज सुनी और भाग कर आई। जेसिका फर्श पर पड़ी थी, जिसे देखकर मैं चौंक गई। वहां मौजूद लोग एक शख्स की तरफ इशारा कर रहे थे। सफेद टी शर्ट और जींस पहना हुआ वो लड़का भाग रहा था। मैंने पुलिस को इत्तला देने को कहा और उसे भागने से रोका। जब मैं घटना वाली जगह पहुंची तो स्टाफ ने जेसिका को टेबल क्लॉथ से लपेटा हुआ था। हम स्टाफ की मदद से उसे लेकर अस्पताल पहुंचे। ऐसे में मैं खून क्यों साफ करवाती? जो लड़का जेसिका को अस्पताल ले गया था उसकी शर्ट पर भी खून के धब्बे लगे थे। वो शर्ट भी हमने पुलिस के हवाले कर दी थी। की अदालत ने बयानों के आधार पर और बीना के ब्रिटिश नागरिक होने, उनके पति को कनाडाई नागरिक होने और बेटी मालिनी रोमानी को अमेरिकी होने पर जमानत दे दी। हालांकि उनके पासपोर्ट को जब्त कर लिए गए। 3 अगस्त 1999 को पुलिस ने मामले में चार्जशीट दाखिल की। जब मामला कोर्ट में पहुंचा तो करीब 100 लोगों ने कोर्ट में गवाही दी, लेकिन किसी ने भी सिद्धार्थ के खिलाफ बयान नहीं दिया। इस केस का अहम चश्मदीद और जेसिका का दोस्त शयान मुंशी भी कोर्ट में अपने बयान से मुकर गया। उससे पूछा गया कि पूछताछ के दौरान उसने सिद्धार्थ के खिलाफ बयान दिया था तो उसने कहा कि उसे हिंदी नहीं आती। पुलिस ने बयान हिंदी में लिखकर उससे साइन करवाए थे।
उस बयान में क्या लिखा था उसे नहीं पता। साथ ही उसने यह भी कहा कि सिद्धार्थ ने गोली हवा में चलाई थी और जेसिका लाल को जो गोली लगी थी वो किसी और ने चलाई थी। फॉरेंसिक रिपोर्ट में भी यह साफ हुआ था कि गोलियां 2 अलग अलग रिवॉल्वर से चलाई गई थी। जैसा शाहीन मुंशी ने कुछ कोर्ट में आकर जैसा भी कहा, वो ऑब्वियसली आफ्टर थॉट था और अपेरेंटली ये लग रहा है कि मुलजिमों ने अपने आप को बचाने के लिए उसको इस प्रकार से कहने के लिए बाध्य किया होगा या उसको लालच दिया होगा। वो कुछ भी वजह हो सकती है और वो वजह बाद में इन्वेस्टिगेशन का पार्ट भी हुई होगी कि क्या कैसे वजह हो सकती है, लेकिन कोर्ट में दिया हुआ बयान ही माना जाता है। तो उसने जो कोर्ट में बयान दिया है वो माना गया, लेकिन उसके बयान के अतिरिक्त और भी कई ऐसे सबूत थे जो कि इस केस में ऐसे बने, जिसे कहते हैं कि ताबूत की कील के हिसाब से बने, कि वो सबूत अकाट्य थे और उसी वजह से ये केस फिर सजा हुआ। तो ऐसे देखिए आई विटनेसेस हैं, और हमारे कानून में ये भी है कि अगर आई विटनेसेस शायद झूठ बोल सकता है, लेकिन बाकी जो सर्कमस्टांसिस हैं, फ़ोटो हैं, सीसीटीवी फुटेज हैं या कोई और जो मौके के और जो सबूत हैं, वो अगर वो झूठ नहीं बोल सकते, उनको झुठलाया नहीं जा सकता। इसमें साइंटिफिक एविडेंस का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहा है। जैसे रिवॉल्वर की आपने बात की, रिवॉल्वर की गोली जो जेसिका लाल से जिस गोली से मरी थी, वो रिवॉल्वर जो बरामद हुआ, तो वो गोली जो खोल मिले थे, वहाँ पर खोल मिले थे और वो जो उसका आगे का रिवॉल्वर का लेड मिला था, वो सारे के सारे कनेक्ट कर गए थे उस रिवॉल्वर से जो रिवॉल्वर मुलजिमों से बरामद हुआ था। तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट साइंटिफिक एविडेंस है कि कितने दिन के बाद वो रिवॉल्वर कनेक्ट हो गया उस मर्डर से। तो ये अकाट्य सबूत मैं समझता हूँ साइंटिफिक एविडेंस का। और और इसके अलावा कई और जब ब्लड का मिलना, ब्लड का उसका ग्रुप, ब्लड ग्रुपिंग, ये सब चीज़ें कुल मिलाकर बहुत कुछ ऐसे एविडेंस थे जिसके आधार पर वो सजा हुआ। ये हाई प्रोफाइल केस था जिसकी खबर सारी दुनिया को लग चुकी थी। पार्टी में उस दिन बहुत से लोग मौजूद थे, जिनमें से कई ने उस दिन मनु शर्मा को वहां देखा था। इसलिए केस जब कोर्ट में गया तो सबको लगा ओपन एंड शट केस है। 3 अगस्त को इस मामले में पुलिस अपनी चार्जशीट दाखिल करती है। 6 साल मुकदमा चलने के बाद 21 फरवरी 2006 को कोर्ट अपना फैसला सुनाता है। सभी दोषियों को रिहा कर दिया जाता है। अगले दिन अखबारों में हेडलाइन छपती है, नो वन किल्ड जेसिका। जनता में आक्रोश था कि कैसे ओपन एंड शट केस होने के बावजूद सभी को बरी कर दिया गया। पूरे देश में फैसले के खिलाफ प्रदर्शन हुए, लोग सड़कों पर उतर आए और कई जगह न्याय न मिलने पर धरना दिया गया। इस बीच सबरीना की मां कैंसर से मर चुकी थी और उनके पिता को 4 बार स्ट्रोक आ चुका था। कुछ वक्त बाद उनकी भी मौत हो गई। जनता के आक्रोश के बाद 18 अप्रैल 2006 को न्यायमूर्ति मनमोहन शरीफ और न्यायमूर्ति JM मलिक की बेंच ने मनु शर्मा को 1 लाख रुपए की जमानत पर रिहा कर दिया। साथ ही उन्होंने दिल्ली पुलिस पर सवाल उठाते हुए आग्रह किया कि केस रीओपन कर कम से कम समय में फैसला दिया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। जेसिका के हत्यारों को नहीं हुई जब सजा, पत्रकारों ने न्याय दिलाने के लिए खोला मोर्चा। इस केस में मीडिया ने निभाई अहम भूमिका। हत्यारे को सजा दिलाने के लिए सड़क पर उतरे लोग। एक स्टिंग ऑपरेशन ने खोल दी आरोपियों की सारी पोल। आइए देखते हैं कुछ सुलझे, कुछ अनसुलझे रहस्यों की ये दास्तान।
के एक जानी मानी मॉडल की हत्या सिर्फ इसलिए कर दी गई क्योंकि उन्होंने एक रईसजादे को एक पैक शराब परोसने से इनकार कर दिया। सभी गवाह मुकर गए, लेकिन एक स्टिंग ऑपरेशन ने पूरी कहानी ही बदल दी और यहीं से शुरू हुई जेसिका के न्याय की कहानी। स्टिंग ऑपरेशन में सामने आया, गवाहों ने पैसे लेकर बदले बयान। 9 सितंबर 2006 को एक समाचार पत्रिका ने स्टिंग ऑपरेशन किया, जिसे न्यूज चैनल पर दिखाया गया। इसमें कई गवाहों को यह कहते हुए सुना गया कि उन्हें पैसे देकर और दबाव बनाकर बयान बदलने को कहा गया था। गवाहों को लाखों रुपए मिले थे। स्टिंग में यह भी सामने आया कि नेता विनोद शर्मा ने अपने बेटे को बचाने के लिए सभी को पैसे दिए। स्टिंग के सामने आने के बाद विनोद शर्मा ने हरियाणा मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया। मैगजीन ने इस केस के अहम चश्मदीद गवाह शायन मुंशी का भी स्टिंग किया, जिसमें पत्रकार फिल्म इंडस्ट्री का कास्टिंग मैनेजर बन के शायन मुंशी से मिला, लेकिन जब पत्रकार ने शायन मुंशी से यह कहा कि एक हिंदी फिल्म है और आपको हिंदी आती ही नहीं, जिसके बाद शायन मुंशी ने एक के बाद एक हिंदी फिल्म के कई डायलॉग पत्रकार को सुना दिए, जबकि शायन मुंशी ने कोर्ट में यह कहा था कि उसे हिंदी आती ही नहीं। ये स्टिंग ऑपरेशन सामने आते ही तहलका मच गया। लोग न्याय की मांग करने लगे। जनता और मीडिया के दबाव में केस को दोबारा ओपन किया गया। आखिरकार 15 सितंबर 2006 को फैसला सुनाया गया। उच्च न्यायालय की बेंच ने 61 पन्नों का फैसला सुनाया, जिसमें सिद्धार्थ शर्मा उर्फ मनु को दोषी करार दिया गया। न्यायमूर्ति RS सोढ़ी और न्यायमूर्ति PK भसीन के फैसले के बाद 20 दिसंबर 2006 को सिद्धार्थ को जेसिका की हत्या करने के आरोप में उम्र कैद की सजा सुनाई गई। सिद्धार्थ के दोस्तों को 4-4 साल की सजा सुनाई दी जाती है। अपने बयान से मुकरने वाले शान मुंशी को भी बयान बदलने को लेकर, बयान से मुकरने को लेकर उस पर मुकदमा चलाया जाता है। अब इसी के साथ साथ आपको बता दें, 19 अप्रैल 2010 को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दोषी सिद्धार्थ की उम्र कैद पर मुहर लग जाती है। चलिए आपको बताते हैं अब कहां है जेसिका हत्याकांड से जुड़े लोग। सिद्धार्थ शर्मा साल 2020 में अच्छे बर्ताव के चलते रिहाई मिल गई। वो अपना फैमिली बिजनेस चला रहा है। सबरीना ये जेसिका की छोटी बहन थी। 2021 में लीवर की बीमारी के चलते निधन हो गया। ट्रायल के दौरान ही उनके पेरेंट्स का भी निधन हो चुका था। शायन मुंशी जेसिका का दोस्त और केस का मुख्य गवाह। शायन मुंशी एक एक्टर है। बीना रमानी, इस मामले के बाद उनका रेस्टोरेंट बंद हो गया। वो अब फैशन डिजाइनर, राइटर है, सोशल एक्टिविस्ट के तौर पर एक्टिव हैं। मालिनी रमानी जेसिका की दोस्त और बीना रमानी की बेटी, एक फैशन इंटीरियर डिजाइनर है। योगा इंस्ट्रक्टर के तौर पर काम कर रही हैं। विकास यादव हत्या के समय सिद्धार्थ शर्मा के साथ मौजूद था। बहन के प्रेमी की हत्या करने के आरोप में अब भी जेल में है। ऐसे ही कुछ और स्टिंग ऑपरेशन सामने आए, जिनमें गवाहों ने बताया कि कैसे उन्हें डराया धमकाया गया था। एक रिकॉर्डिंग भी सामने आई, जिसमें पुलिस के सामने मनु शर्मा का एक इकबालिया बयान रिकॉर्ड था। अंत में पब्लिक प्रेशर से इस केस की दोबारा तहकीकात हुई। हाई कोर्ट ने लगातार 25 दिनों तक इस केस की सुनवाई की। उसके बाद लोअर कोर्ट के फैसले को बदलते हुए मनु शर्मा को आजीवन कारावास और विकास यादव को 4 साल श्रम कारावास की सजा सुनाई गई। पुलिस तहकीकात में ये भी सामने आया था कि फॉरेंसिक लैब से भी गलत रिपोर्ट बनवाई गई थी और कोर्ट ने भी ये भी माना कि शायन मुंशी ने कोर्ट में झूठ बोला था। उस पर फौजरी का मुकदमा चलाया गया।
2010 में सुप्रीम कोर्ट ने मनु शर्मा की आजीवन कारावास की सजा बरकरार रखी। विकास यादव को सिर्फ 4 साल की सजा मिली थी, लेकिन जेसिका लाल केस में जमानत पर बाहर होने के दौरान उसने एक और कांड किया। 17 फरवरी 2002 में बुलंदशहर में पुलिस को एक युवक की लाश मिली। बताया गया कि इस युवक की लाश को जलाने की भी कोशिश की गई। जब जांच पड़ताल की तो पता चला कि लाश नीतीश कटारा की थी और यहां पर जो हत्या करने वाले थे वो थे विकास यादव और उसका चचेरा भाई विशाल यादव। परिवार की इज्जत के नाम पर यहां पर नीतीश कटारा को मौत के घाट उतार दिया गया। तो ये मामला भी कुछ जेसिका केस से ही मिलता जुलता है। कुल इसमें 4 गवाह थे जिन्होंने घटना की रात नीतीश को विकास और विशाल के साथ जाते देखा था और उनमें से 3 ऐन मौके पर गवाही देने से मना कर देते हैं। वहीं एक कोर्ट में अपने बयान से मुकर जाता है और इस केस में भी इंसाफ के लिए सालों लग जाते हैं। तो साल 2015 में हाई कोर्ट में विकास यादव को नीतीश की हत्या का मुजरिम मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। उस सबूत के आधार पे कोई कितनी कोशिश करे बचने की, वो बचा नहीं सकता, क्योंकि सबूत चिल्ला चिल्ला कर बोलते हैं और उस टाइम पर जो भी सीसीटीवी फुटेज और जो फोटोग्राफ्स वगैरह थे उनके हिसाब से जिन लोगों ने गोली चलाई, जिनकी वजह से मौत हुई, जेसिका लाल एक अपकमिंग एक लड़की थी और उसका जीवन काफ़ी लंबा बचा हुआ था। उसके साथ में ऐसा जघन्य अपराध होना, तो फिर कोई बचाने का कोई चांस नहीं। कोशिश सब आदमी करते हैं, सभी मुलजिम लोग तो करते हैं, अपने सारे रसूखों का इस्तेमाल भी करते हैं, लेकिन वो रसूख शायद इस केस में भी काम नहीं आए और उनके खिलाफ चार्जशीट फाइल हुई और उनको सजा हुई। साल 2020 में मनु शर्मा को अच्छे बर्ताव के चलते जेल से रिहाई मिल गई। अपनी बहन के लिए सालों लड़ाई लड़ने वाली जेसिका की बहन सबरीना ने भी उसे माफ करते हुए कहा था, मैं ईसाई हूँ और माफ करने में यकीन रखती हूँ। मेरी माँ ने मनु को 1999 में ही माफ कर दिया होता अगर उसने खुद माफी मांगी होती। मैंने अपनी बहन और माँ बाप को खो दिया है। हमारी जिंदगी में एक वक्त वो भी आता है जब हमें कुछ चीजों को पीछे छोड़ देना होता है। मैं विक्टिम वेलफेयर बोर्ड की ओर से मिलने वाले पैसे भी नहीं लेना चाहती, इन्हें किसी जरूरतमंद को दे देना चाहिए। सबरीना तो इस दुनिया में नहीं रही, लेकिन उन्होंने जो कहा उसके लिए बड़ा दिल होना चाहिए। लेकिन आज तक आते आते सबरीना ने एक बहुत लंबा सफर तय किया और इस सफर का सबसे मार्मिक हिस्सा वही है जिसमें उन्होंने न सिर्फ अपनी बहन को खोया बल्कि न्याय की सारी उम्मीदें भी। सरेआम हुए एक जुर्म में शामिल होने के बावजूद एक लंबे कैंपेन के बाद भी मनु को सजा हो पाई। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। हमारे संडे स्पेशल शो में आज बस इतना ही। अगली मुलाकात तक आप रहिए सावधान, क्योंकि आसपास कहीं भी हो सकता है शैतान।